नमस्कार, मैं हूं रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा फोन इन लाइव प्रोग्राम हेलो डॉक्टर। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हमारी ये कोशिश होती है कि हम आपकी बातचीत आपके विशेषज्ञ से सीधे करा दें, जिसमें और बीच में कोई भी ना हो और आपके विशेषज्ञ जो हैं वो आपकी समस्याओं का हल बताएं। तो आज जिस समस्या को लेकर हम उपस्थित हुए हैं उस पर हम बात करेंगे, लेकिन चूंकि ये एक फ़ोन इन प्रोग्राम है तो आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए ताकि आप हमें कॉल कर सकें। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-3456171। मैं नंबर एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं। हमारा नंबर है 1800-3456171। तो जिस विषय को लेकर के आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं वो विषय बहुत ख़ास है, क्योंकि जब हम बात भारत की करते हैं तो भारत में आज के समय में हृदय से संबंधित समस्याएं जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। तो इसी पर आज हम बात करेंगे। तो कार्यक्रम में आज का विषय है हृदय से संबंधित समस्याएं, कारण, लक्षण और उपचार। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो आइए जल्दी से आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर उपेंद्र नारायण सिंह, डिपार्टमेंट हेड कार्डियोलॉजी, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। दूरदर्शन के दर्शकों को भी नमस्कार, मेरी तरफ से नमस्कार जी। सर, कार्यक्रम की शुरुआत में जैसे कि मैंने अभी कहा कि भारत में हृदय संबंधित समस्याएं बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं, और जब बात हृदय संबंधित समस्या की होती है तो हम बात सिर्फ हार्ट अटैक तक ही जानते हैं और वहीं जाकर के रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम ब्रॉडली डिस्कस करें इसे और समझना चाहें तो क्या है हृदय संबंधित समस्याएं? जी, बेसिकली हृदय रोग जो होता है, कई तरह के हृदय की बीमारियां होती हैं। जो हार्ट है, मैं पहले हार्ट के बारे में थोड़ा बता देना चाहता हूँ। हृदय जो है, ह्यूमन का हृदय जो है करीब 300 ग्राम का होता है। अच्छा। यह मस्कुलर ऑर्गन होता है। इसमें मांसपेशियाँ होती हैं, वॉल्व होता है, कंडक्शन सिस्टम होती है। और ये आप जानती होंगी कि हृदय जो है मदर के ऊम्ब से करीब 7 वीक से ही ये पंपिंग स्टार्ट कर देता है, बीटिंग शुरू हो जाती है। गर्भाशय में ही, गर्भावस्था में ही जो बच्चा है, बच्चे के दिल में 7वें हफ्ते में उसमें हार्ट बीट आ जाता है और अनवरत चलते रहता है। हम सोते हैं तब भी हृदय लगातार बीट करते रहता है। तो इसके लिए स्पेशल मांसपेशियाँ होती हैं और इनको ब्लड की ज़रूरत होती है। इन पे ब्लड वेसल सप्लाई करती हैं, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। हृदय की मांसपेशियों की धमनियाँ होती हैं। तो इसमें ब्लॉकेज होने की वजह से एंजाइना का दर्द या हार्ट अटैक होता है। तो ये हृदय रोग वेरियस पार्ट को अफेक्ट कर सकता है। जैसे कोरोनरी की धमनियों की बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अगर मांसपेशियों की बीमारी होती है तो उसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। वैसे ही वॉल्व की डिजीज होती है, रिमेटिक हार्ट डिजीज होता है, जो कि इंडिया में कॉमन है, खासकर डेवलपिंग नेशंस में। करीब थ्रोट में इन्फेक्शन होता है और गले की इन्फेक्शन से जोड़ों तक आता है और फिर वो हार्ट भी अफेक्ट हो जाता है। उसमें वॉल्व का जो होता है, वॉल्व में सिकुड़न आ जाता है या लीकेज हो जाता है, जिससे मरीज को सांस फूलने की या धड़कन की समस्या आ जाती है। तो वॉल्व की भी एक समस्या है। बच्चों में होता है कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट बोलते हैं, जन्मजात हृदय रोग। उसमें क्या होता है कि हार्ट का नॉर्मली जो होता है 4 चैम्बर होता है। 2 ऊपर का चैम्बर होता है जिसको एट्रियम बोलते हैं और 2 नीचे के चैम्बर होते हैं, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में, तो वो वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ये एट्रियम जो सेपरेट होता है एट्रियल सेप्टम से, और वेंट्रिकल जो होता है डिवाइड होता है वेंट्रिकुलर सेप्टम से, ताकि 4 डिफरेंट रहे और मिक्सिंग नहीं होता है। आप जानती होंगी, ये लोग जानते हैं कि राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड हार्ट जो होता है वो पूरे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है और फिर राइट साइड पंप करके वो फेफड़ों तक पहुंचाता है। फेफड़ों में ऑक्सीजनेशन होता है, जो ब्लड होता है वो साफ़ होता है। ऑक्सीजनेशन होने के बाद वो फिर लेफ़्ट साइड में लौटता है और फिर पूरे शरीर को पंप करता है, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो उसमें क्या होता है कि दोनों सेपरेट होते हैं। अगर सेप्टम में कहीं गड़बड़ी हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है, तो मिक्सिंग हो जाती है। तो इसमें क्या होता है, जन्मजात बच्चों को समस्या आने लगती है। बच्चे ब्लू हो जाते हैं, नीला पड़ने लगते हैं। आप जानती हो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नीला होता है, गहरा नीला होता है। तो उससे मिक्सिंग होने से बच्चे साइनोटिक होते हैं, जैसे को बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम।
अच्छा। या सांस फूलने की समस्या बच्चों में आ सकती है। बच्चों में थोड़ा सा प्रेजेंटेशन होता है, एडल्ट से थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर बच्चे जैसे मान लीजिए कि बार बार वो रो रहे हैं, मतलब बिल्कुल चुप नहीं हो रहे हैं, या माँ का दूध नहीं पी पा रहे हैं, थक जाता है तुरंत बच्चा, तो ये बच्चों में हार्ट के फेलियर का एक साइन होता है, बर्थ डिफेक्ट भी हो सकता है। अच्छा। और दूसरी समस्या है, तीसरी समस्या है कि कंडक्शन सिस्टम डिजीज, जिसमें कि जो हार्ट की जो चाल होती है नॉर्मली वो 60 से 100 होती है। अच्छा। एडल्ट्स में आदमी एक्सरसाइज करता है या कोई भी एक्टिविटी करता है तो चाल बढ़ती है, वो 150 तक भी जा सकती है। आदमी रेस्ट करता है तो 50-60 भी रह सकता है। लेकिन बीमारी में ये चाल अचानक से कम हो जाता है। अच्छा। तो चाल कम हो जाती है तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया, तो उसको बोलते हैं हार्ट ब्लॉक। अगर हार्ट ब्लॉक होता है तो चाल सडनली कम हो जाती है, जिससे हार्ट जो ज़्यादा ब्लड पंप नहीं कर पाता है, रेट ये बहुत कम भी हो सकता है, तो जिससे मरीज को चक्कर आने की समस्या हो सकती है, मरीज बेहोश भी हो जाता है। तो ये तरह तरह की हार्ट की बीमारियां, डिफरेंट पार्ट को जो हार्ट को अफेक्शन होता है, पैथोलॉजी बीमारी लगती है, तो इस तरह का सिम्टम और बीमारियां डिफरेंट तरह की होती हैं। बिल्कुल सर, आप जितने अच्छे और जितने प्यार से समझा रहे हैं हमें और हमारे दर्शकों को, आई एम श्योर उन्हें ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा। और मुझे लगता है कि जब आप पढ़ाते होंगे अपने स्टूडेंट्स को तो उन्हें भी बहुत डिटेल में ये कॉन्सेप्ट समझ में आता होगा। और ये आपकी बातों से झलक रहा है। तो हृदय संबंधित समस्या की जब हम बात करते हैं सर, तो लक्षण कौन कौन से होते हैं जिनकी हम पहचान कर सकते हैं, जिन्हें हम रेड फ्लैग्स भी कहते हैं? और साथ ही एक और सवाल इससे जुड़ा हुआ है कि टेस्ट कौन से करा सकते हैं और टेस्ट कब कराएं? जी, सबसे पहले ये तो आप ये भी फिर बड़ा क्वेश्चन हो गया, ब्रॉड क्वेश्चन हो गया। तो जैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज हमने बोला कि ये लाइफ स्टाइल से जुड़ा हुआ होगा। अच्छा जी। तो कोरोनरी आर्टरी जो हृदय की धमनियां हैं उसमें समय के साथ उसमें क्या होता है कि ब्लॉकेज हो जाता है कुछ लोगों में, और ब्लॉकेज होने की वजह से पूरा खून का सप्लाई नहीं हो पाता है। तो ऐसे मरीजों में चलने में सीने में दर्द वगैरह होता है, और ये दर्द सीने के बीचों बीच होता है। ये राइट और लेफ्ट में नहीं होता है, जनरली सीने के बीच में होता है। अच्छा। ये पूरा सीने में भी फैल सकता है, और ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसा नहीं होगा कि तुरंत आया और चला गया। ये 5 मिनट भी रह सकता है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है, फिर पीक पे पहुंचता है, धीरे धीरे सेटल होता है। इसको टाइम लगता है, परसिस्ट करता है। ये नहीं कि 1 मिनट आया झटका दिया और वो हार्ट के कोरोनरी आर्टरी डिजीज का वो सिम्टम नहीं है। बिल्कुल। और ये दर्द ऐसा है कि कई बार गलों में गला तक जाता है, या सिर में भी जा सकता है, जबड़ों में जा सकता है, और नाभि के ऊपर अपर पार्ट में भी, जो पेट है, पेट के ऊपरी हिस्से में भी हो सकता है। सिर्फ ऊपरी हिस्सों में किसी मरीजों में सीने की दर्द बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, और सिर्फ पेट की प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा। अगर उसके साथ अगर स्वेटिंग वगैरह हो, हाथों में जाए या पीठ में जाए, तो हमें बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा। इस तरह का दिक्कत हुआ, ये बेसिकली कोरोनरी आर्टरी डिजीज या एंजाइना या हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। तो ये तो हुआ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। और वॉल्वुलर हार्ट डिजीज और तरह की, अगर मान लीजिए कि किसी मरीज को चलने पे सांस फूल रही है, पैरों में सूजन आ गया है, धड़कता है, दिल ज़्यादा धड़कता है। नॉर्मल आदमी को नहीं पता चलता है कि दिल धड़क रहा है, किसी को अपनी धड़कन जब पता होने लगती है तो उसको हम लोग पैल्पिटेशन बोलते हैं। तो अगर इस तरह की भी दिक्कतें हुए तो ये भी इसका संकेत है। अगर मान लीजिए कि किसी पेशेंट को मैंने बताया कि अगर सडनली चक्कर आ रहा है, बेहोशी आ रहा है, तो ये हार्ट बीट कम होने का भी संकेत हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि हार्ट ब्लॉक की एक समस्या होती है, जिसमें हार्ट की चाल कम होती है, तो ब्रेन को या वाइटल्स ऑर्गन को परफ्यूजन नहीं मिलता है, ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, तो आदमी गिर भी जाता है। ब्लड ब्रेन उस तरह काम नहीं कर पाता है तो गिर जाता है आदमी। तो इस तरह का बहुत सारे सिम्टम है जो हार्ट डिजीज को इंडिकेट करता है जनरली। लेकिन हम सिम्टम्स कम ही जानते हैं सर, जिसमें हम यही समझते हैं कि अगर दर्द हो रहा है और अगर सीने में दर्द है या हाथों में दर्द है तो हम मानते हैं, लेकिन अब गले में या जबड़ों में भी अगर उस तरीके सिर्फ जबड़ों में भी हो सकता है। हाँ, तो ये अगर इस तरह का भी सिम्टम आए तो जरूर इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और ये एक नई बात मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों तक पहुंची होगी। और यहाँ हम आपको एक और खास बता दें कि इस कार्यक्रम यानी हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में हमारे पास एक स्पेशल सेगमेंट भी है जिसका नाम है सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के। तो इस सेगमेंट के अंतर्गत देख लेते हैं पहला सवाल क्या है। बीपी के साथ शुगर भी रहता है, कंट्रोल नहीं होता है, क्या करें डॉक्टर साहब?
बीपी के साथ शुगर भी रहता है, सर क्या करें? जी हाँ, बेसिकली जो हार्ट की समस्या जो होती है बीपी और शुगर से ही शुरुआत होती है। अच्छा। और जब दोनों साथ साथ हो तो ये रिस्क बहुत बढ़ जाता है, हार्ट के खतरा बढ़ जाता है। ये दोनों रिस्क फैक्टर होता है, ऐसे हैं। एक बीमारी तो है लेकिन बहुत सारी बीमारियों की जड़ भी होती है, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। और जब ये जो साथ में आते हैं तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही लेथल कॉम्बिनेशन है। लेकिन यहाँ मैं आपको रोकना भी चाहूंगी सर, ये क्यों कॉम्बिनेशन में ज़्यादा होता है? अक्सर ये देखा जाता है कि अगर बीपी है तो शुगर भी हो जाता है, या शुगर है तो बीपी तो कॉम्प्लीमेंट्री लगता है कि वो हो ही जाएगा। जी हाँ, सही आपने पॉइंट आउट किया। अब बेसिकली ये दोनों जो है लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं जी। जैसे कि अर्बनाइजेशन हुआ है तो वो लोगों की सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, मोटापा बढ़ा है, लोग चलना फिरना फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है, स्ट्रेस भी बढ़ा है, पॉल्यूशन बढ़ा है। तो ये दोनों के कारक होता है, फैक्टर होता है, दोनों को इंक्रीज करता है। अगर कोई मोटापा बढ़ता है, वेट पुट ऑन करता है, वेट किसी का बढ़ता है तो उससे डायबिटीज का भी रिस्क बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर का भी रिस्क बढ़ता है। तो ये सब कंबाइंड रिस्क फैक्टर होते हैं। और बेसिकली कुछ कुछ तो जेनेटिक होता है, फैमिलियल होता है, पोल्यूशन का भी असर है जिसपे ब्लड प्रेशर और ये सब डायबिटीज दोनों ही बढ़ता है। और एक जीवन शैली से भी, अगर हमारा डाइट बैलेंस नहीं है, डाइट में डिफेक्टिव है, तो ये दोनों ही डायबिटीज का भी खतरा रहता है, ब्लड प्रेशर का भी बढ़ता है, सब जुड़ा हुआ है। इसलिए यानी ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉमन रिस्क फैक्टर है। बिल्कुल। सर यहाँ एक और सवाल मैंने किया था कि टेस्ट कौन कौन से करा सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? वो बेसिकली सिम्टम्स से हम लोग गाइड करते हैं कि किस मरीज को क्या ज़रूरत होती है। जो ईसीजी है वो तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन है। कई बार चेस्ट पेन होता है तो वो तो मस्ट है। चेस्ट पेन से अगर कई बार तुरंत अबनॉर्मल हो जाता है। अगर हार्ट अटैक है तब तो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है, उससे हम लोग इजीली एक्सेसिबल है और उससे डायग्नोसिस हो जाता है हार्ट अटैक का। बिल्कुल। तो ईसीजी तो होनी ही चाहिए। इसके बाद बहुत सारे और टेस्ट है जिसे डॉक्टर आपके चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट जैसे इको हो गया, टीएमटी हो गया, और डिपेंडिंग ऑन द रिजल्ट ऑफ दिस वी गो फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा एंजियोग्राफी किसी मरीज को ज़रूरत पड़ती है, या फिर सीटी एंजियोग्राफी, या फिर एमआरआई वगैरह की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब टेस्ट डिपेंडिंग ऑन सिम्टम से गाइड होना है। मरीज डायरेक्टली उनको नहीं कराना है, डॉक्टर के पास जब वो जाएंगे और वो जैसे सिम्टम्स रहेंगे उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की सलाह दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक और बड़ा सवाल है कि मौजूदा कुछ ट्रेंड बदला है क्या? क्योंकि कोविड-19 के बाद या वैक्सीन लेने के बाद पूरा डिबेट भी एक शुरू हुआ कि क्या हृदय से संबंधित समस्याएं बढ़ गई, क्या हार्ट अटैक्स बढ़ गए, तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या कुछ इसमें बदलाव आप भी नोटिस कर रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो कोविड जो वायरस है उससे क्या होता है कि उससे पैथोजेनेसिस ये है कि उसमें इन्फ्लामेशन होता है बॉडी में, बॉडी के किसी भी पार्ट में ये सूजन होती है। तो ये हृदय के किसी भी पार्ट में सूजन होता है, कोरोनरी आर्टरीज में भी होता है, हृदय की जो धमनियाँ होती हैं उसमें जो प्लाक पहले से है उसको ये रप्चर करके डिस्टेबलाइज कर देता है, जिससे हार्ट अटैक की समस्या भी हो सकती है। मांसपेशियों को भी ये अफेक्ट करके मायोकार्डाइटिस यानी मांसपेशियों में सूजन हो जाता है, जिसकी वजह से अर्दमिया, पैल्पिटेशन या सब खतरा ये बॉडी के और भी पार्ट में करके नसों के नर्व्स को भी इन्वॉल्व करता है। तो डेफिनेटली कोविड से तो हृदय की समस्याएं बढ़ी हैं, और वैक्सीन को डायरेक्टली हम लोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि हर वैक्सीन के साथ कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर होता है, हालांकि साइड इफेक्ट बहुत कम है इसका। जी यहाँ हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हेलो डॉक्टर फ़ोन इन लाइव प्रोग्राम है जहाँ आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो कॉल करने के लिए हमारा नंबर नोट कर लीजिए एक बार फिर से, अगर आप नहीं नोट कर पाए हैं तो हमारा नंबर है 1800-3456171। ये नंबर आपके टेलीविज़न स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहा होगा, तो आप हमें ज़रूर कॉल कीजिए और डॉक्टर साहब से अपने सवालों को आप सीधे पूछ सकते हैं। सर अगर बात हम कर रहे हैं हृदय संबंधित समस्या की, एक बड़ा एरिया इस तरफ नज़र आता है कि बहुत सारे जो यंग लोग हैं उन्हें हार्ट से संबंधित इश्यूज जो हैं बहुत तेज़ी से हुए हैं, जिसमें कई सारे हार्ट अटैक के केसेस हैं। कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि फिट रहे हैं और लगातार जिमिंग में रहे हैं और अपने आप को उन्होंने चुस्त दुरुस्त रखने की बहुत कोशिश की। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ क्रिकेटर्स की या फिर
कई सारे ऐसे लोग हैं जो एथलेटिक्स से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें भी हृदय से संबंधित समस्या जो है बहुत तेज़ी से सामने आई है। क्या बड़ा कारण मानते हैं आप इसका? आप बिल्कुल सही कर रही हैं। इधर हाल फिलहाल में यंग्स में पर्टिकुलरली 30 इयर्स की एज में हृदय रोग की समस्या बढ़ी है, हृदयाघात की, हार्ट अटैक की भी समस्या बढ़ी है। इसके कुछ वजहें हैं, जैसे लाइफ स्टाइल में जो चेंज हुआ है, अभी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है, बिल्कुल पॉल्यूशन है, लाइफ स्टाइल जो है हेल्दी लाइफ स्टाइल बिल्कुल भी नहीं है, जो स्लीप जो रेस्ट लेना चाहिए पर्टिकुलरली वो भी कम हो गया है, और कोई भी चीज़ जो एक्सरसाइज करते हैं उसको मॉडरेशन में होना चाहिए। कोई भी चीज़ एक्सेसिव करने से ये हार्ट अटैक का ये सब खतरा बढ़ जाता है। हाँ। अच्छा। और काफ़ी अगर किसी को एक्सरसाइज या कॉम्पिटिटिव एक्सरसाइज में भाग लेना तो पहले उसको बॉडी को ट्यून करना पड़ेगा उसके हिसाब से, फिर आगे की तरफ अचानक से करने से रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। हम यहाँ आपको बता दें कि सवाल आपके, जवाब एक्सपर्ट के में दूसरा सवाल ले लेते हैं। बीपी की दवाई खाते हैं तो भी बीपी बुखार आता है, क्या करें? बुखार भी आ जाता है, ये क्या दोनों रिलेटेबल चीज़ें हैं सर? जी बिल्कुल, हम नहीं मानते हैं कि ब्लड प्रेशर की दवा से बुखार आ जाता हो। बुखार आजकल सीजन में कॉमन है, लेकिन अगर एक डोज खाने के बाद बुखार आ जाता है तो इसको बिल्कुल नहीं माने कि दवा से बुखार आ जाता है। ऐसा हम लोग के प्रैक्टिस में जनरली नहीं मिलता। उसको आज कॉमन वायरल फीवर हो सकता है या कोई और कारण और भी वजह हो सकती है। और अगर किसी दवा से फीवर आ रहा हो तो अपने चिकित्सक से जरूर मिले। दवा को अगर किसी दवा से एलर्जी है तो उसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल। सर यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए और अपना सवाल पूछिए। मैं ग्राम डेरिया आभा, देवास जिला, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी, अपना सवाल पूछिए। पटेल। हेलो जी जी, आप अपना सवाल पूछिए, हमारे डॉक्टर साहब आपको जवाब देंगे। ये शुगर की बीमारी मैडम लेवल मतलब नीचे मिनिमम कितनी रह सकती हो, ज्यादा से ज्यादा कितनी रह सकती है? शुगर का लेवल पूछ रहे हैं। शुगर लो रहता है सर? हाँ जी हाँ, शुगर का लेवल देखिए 126 से ऊपर हम लोग फास्टिंग स्टेज में इसको डायबिटीज बोलते हैं, और खाने के बाद ये लेवल 200 से ऊपर रहता है। करीब 100 से 126 तक इम्पेयर्ड ग्लूकोज रखते हैं, उसे ही बॉर्डर लाइन मानते हैं। 100 के अराउंड रहना चाहिए, ज्यादा अगर 60 से नीचे है तो शुगर हाइपोग्लाइसेमिया के सिम्टम्स आने लगते हैं। और खाने के बाद ये 140 के अराउंड में रहना चाहिए, उससे नीचे रहना चाहिए जो आइडियल है। 140 से 200 के बीच में वो ग्रे जोन होता है जिसको बोलते हैं इम्पेयर्ड पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज बोलते हैं। और पीपी जब पोस्ट प्रेंडियल ग्लूकोज माने खाने के बाद का शुगर अगर 200 से ज़्यादा रहता है तो उसको डायबिटीज बोलते हैं। तो खाने से पहले का फास्टिंग करीब 90 से 100 के अराउंड रहे तो आइडियल है, और वो 140 के अराउंड रहे, उससे नीचे रहे खाने के बाद वाला शुगर, तो वो आइडियल है। इसीलिए आइडियल मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं सर, और एक और बड़ा सवाल है महिलाओं को लेकर के कि आजकल महिलाओं में भी हृदय संबंधित समस्या जो है बहुत तेज़ी से बढ़ी है और हार्ट अटैक भी बहुत तेज़ी से बढ़ा है। जबकि अब तक हम यही जान रहे थे, या जो हिस्ट्री है उसमें हम यही देखते हैं कि पुरुषों में हृदय संबंधित समस्या ज़्यादा देखी गई है। तो अभी अपेक्षाकृत ये बदलाव इस तरीके का क्यों दिख रहा है? जी हाँ, बेसिकली जो लेडीज़ हैं, वीमेंस हैं, खासकर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप का, जिनमें मेंसेज हो रहे हैं यानी 45 साल से नीचे, और जनरली दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द हार्ट डिजीज, कोरोनरी हार्ट डिजीज इन पर्टिकुलर। जो हार्ट अटैक या एंजाइना की समस्या 45 साल के कम में वीमेंस में ये हार्मोन की वजह से इनमें कम मिलता है। अच्छा। या बहुत कम मिलता है। लेकिन जैसे ही मेनोपॉज में होती हैं तो उनका रिस्क
मतलब मेल काउंटर पार्ट के बराबर हो जाता है। अच्छा, वो रिस्क ग्रुप में अब आ जाती ग्रुप में आ जाती हैं। और दूसरा कि अगर किसी लेडीज को, महिला को अगर डायबिटीज हो जाता है तो ये हार्मोनल प्रोटेक्शन खत्म हो जाता है। अच्छा जी, हम अगर मान लीजिए कि 25 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में किसी महिला को डायबिटीज हो जाता है तो वो इक्वली जितना मेल काउंटर पार्ट को रिस्क है हार्ट अटैक का, उतना ही फीमेल को भी रहेगा। तो ये सब थोड़ा डिफरेंस है। और लेडीज में ये भी एक समस्या है कि उनमें टिपिकल सिम्टम्स हैं, हो सकता है कि ना आए। एटिपिकल सर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए और सवाल पूछिए। मैम जितेंद्र बात कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, स्वागत है आपका, सवाल पूछे। मैम जितेंद्र जी, कृपया आप अपना सवाल जो है वो रिपीट करें। मैम 35 साल एज हो रहा है और शुगर का प्रॉब्लम है। अच्छा जी मैम। तो बीपी का प्रॉब्लम, कुछ और जानना चाहते हैं इसके अलावा? बीपी है या शुगर है? शुगर की समस्या है सर। जी हाँ, आप बताएं कि यंग एज ग्रुप में आते हैं और आपकी शुगर की समस्या है तो आपको ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि डायबिटीज से होने वाले जो कॉम्प्लिकेशन है वो टाइम ड्यूरेशन के साथ, क्योंकि आप यंग हैं तो अभी आपको लंबा जीवन जीना है, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होंगे आगे, जैसे कि हार्ट अटैक वगैरह की खतरा है या किडनी की समस्या आ जाती है। इसके लिए आप प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, अपना ब्लड प्रेशर वगैरह, लिपिड प्रोफाइल, और एक सीरीज ऑफ टेस्ट होता है, किडनी फंक्शन टेस्ट, और शुगर कंट्रोल के लिए अच्छे से HbA1c कराएं और शुगर को अच्छे से नियंत्रित रखें। अगर ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल की समस्या है तो उसका भी साथ में इलाज वगैरह जरूर कराएं। बिल्कुल, यानी चिकित्सक के परामर्श में रहिए अगर आप, तो मुझे लगता है कि इस तरीके की किसी भी समस्या से आप बच सकते हैं। लेकिन यही है कि आपको परामर्श में रहना पड़ेगा और फॉलो अप करना पड़ेगा। यहाँ हमारे पास एक और कॉलर जुड़ गए हैं। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं और अपना सवाल पूछे। ये हम उत्तराखंड हरिद्वार जिले से बोल रहे हैं। जी, सवाल पूछिए। ये हम हरिद्वार कृपया आप अपने टेलीविजन सेट का जो वॉल्यूम है उसे कम कर दीजिए ताकि हम आपके सवाल को समझ पाएं। ये मेरे पसलियों में नीचे साइड दर्द होता है। अच्छा जी, किस तरफ दर्द होता है? बाएं हाथ में दर्द रहता है सर। आपकी एज क्या है? आप अपनी उम्र बता। वैसे मैं वजन उठाने का काम करता हूँ, बहुत वजन उठाने का काम करता हूँ। वजन उठाने का काम करते हैं और हाथ में दर्द रहता है, तो ये समस्या जनरली है, हार्ट की समस्या नहीं लग रही है, ज़्यादा मस्कुलर प्रॉब्लम प्रतीत हो रहा है। अगर ये है तो अपने आप फिजिशियन से या किसी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से ओपिनियन लेके प्रॉपर इलाज कराएंगे। लेकिन हार्ट जो समस्या बता रहे हैं वो मतलब कार्डियक के लाइन पे नहीं लग रही है। जी जी। यहाँ सवाल आपके जवाब हमारे एक्सपर्ट के सेगमेंट में तीसरा सवाल ले लेते हैं। चलते समय सांस फूलता है और धड़कन भी तेज हो जाता है, बताइए क्या करें? आपको जो दिक्कत है वो कार्डियक की समस्या लग रही है, हार्ट की प्रॉब्लम लग रही है, तो इसका प्रॉपर अपने चिकित्सक से मिलके और जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएं, जांच कराएं, ECG, इको जरूरी है यह करा के, और प्रॉपर उसका इलाज होना चाहिए। सर, एक और यहाँ बड़ा सवाल है कि आमतौर पर हम हार्ट अटैक की पहचान नहीं कर पाते हैं। जैसे अभी हमारे कॉलर ने भी जो सवाल पूछा, अभी हम डिस्कस भी कर रहे हैं, जिसमें हमने कहा कि हाथ में दर्द हो सकता है या कंधे की तरफ दर्द हो सकता है, तो वो भी जिससे कि उन्होंने किस तरीके से समझा वो अलग है कि उनको मस्कुलर पेन भी है जिसको कि वो हार्ट की समस्या से रिलेट कर रहे थे। एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि हम नहीं समझ पाते हैं। आमतौर पर जो समझ एक बनती है वो यही है कि अगर कहीं भी दर्द है चेस्ट में तो हम उसको सबसे पहले गैस मान लेते हैं और डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। तो आमतौर पर किस तरीके से इसकी पहचान कर सकते हैं सर?
देखिए कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है उसका कुछ टिपिकल साइन सिम्टम होते हैं। टिपिकल्स का मतलब कि वो जनरली ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है, और मैंने बताया कि इससे सीने के बीचों बीच करीब स्टर्नम, ये बोन जो होता है स्टर्नम, उसके नीचे हेवीनेस, भारीपन, या लगता है कि कोई वजन रख दिया हो, इस तरह का सेंसेशन होता है। और ये दर्द करीब 4-5 मिनट तक रहता हो, और ये अगर ज़्यादा रहता हो तो हार्ट अटैक का समस्या होता है। ये दर्द गले तक जा सकता है या हाथों में रेडिएट होके जा सकता है। और ये दर्द अगर चलने पे बढ़ता है और रेस्ट करने पे रिलीव हो जाता है, ये भी एंजाइना का संकेत होता है। अगर इसके साथ स्वेटिंग हो रहा है या नोसिएटिंग टेंडेंसी लग रही है या बैठे बैठे ऐसा इस तरह का भारीपन होने लगे तो ज़्यादा क्रिटिकल हार्ट डिजीज का संकेत है, और हार्ट अटैक की भी समस्या हो सकती है। तो ये सब टिपिकल सिम्टम है। एटिपिकल सिम्टम जिसमें सीने में दर्द नहीं होता है, उनको अगर किसी को ऐसा डायबिटिक पेशेंट है खासकर, या एल्डरली पॉपुलेशन है बूढ़े एज ग्रुप में, ये क्या होता है कि सिर्फ सांस फूलने की दिक्कत भी, या पेट के ऊपरी हिस्सों में सिर्फ गैस बन रहा हो, या गले या जबड़ों में दर्द हो, तो ये सब भी हार्ट का साइन सिम्टम हो सकता है। या चलने में ज़्यादा थकान होना, धड़कन बढ़ जाना है, ये भी हार्ट के साइन से लक्षण हो सकता है। तो इस तरह को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इस तरीके की समस्या जो है अगर परसिस्ट कर रही है, यानी लंबे समय तक रह रही है, तो आपको अपने नियर बाय जो भी डॉक्टर हैं उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। तो सवाल आपके जवाब हमारे एक्सपर्ट के में, आइए देख लेते हैं चौथा सवाल क्या है। डॉक्टर, मेरा नाम आशीष कुमार है। मेरा सवाल यह है कि जो भी कोई राह चलते हुए किसी तरह की दिक्कत से, जैसे कि चेस्ट में पेन या सडनली वो गिर जाते हैं, उस टाइम में उन्हें क्या चीज करना चाहिए जिससे कि वो रिलीफ हो? शुरुआती समय में क्या करें? इसी के साथ एक मेरा जुड़ा हुआ एक और सवाल है सर कि अगर हार्ट अटैक आता है तो शुरुआती 1 घंटे बहुत क्रूशल होते हैं, अगर वो मेजर नहीं है तो उस दौरान क्या सतर्कता बरत सकते हैं, और जब तक हम डॉक्टर के पास पहुंचे? जी, अगर किसी पर्सन को चेस्ट पेन हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। भारीपन हो रहा है, अगर साथ में स्वेटिंग हो रहा है, पसीना आ रहा है, तो ये हार्ट अटैक का संकेत हो सकता है। और साथ में खासकर उल्टी की दिक्कत हो रही है, लगता है कि जान नहीं बचेगा, मरीज को ऐसा महसूस हो रहा, तो ये हार्ट अटैक के लक्षण होते हैं। तो ऐसे में टाइम वेस्ट नहीं करना है जी। घर पे टाइम। सर यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं टेलीफोन लाइन पे। हेलो 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 जी, आप अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं बताइए, और अपना सवाल पूछिए। मैं कांकेर जिला पागमपुर से बात जी, अपना सवाल पूछिए। डॉक्टर साहब है क्या लाइन पे? जी, सवाल पूछिए। तो अपना जो अरली है पोते है, हाँ, उनका पार में दर्द हो, मांसपेशी, उनकी पत्नी के पैर में सूजन रहता है सर। सूजन नहीं है, क्या होता जी बताएं? पैर में सूजन रहता है और हाथ में भी दर्द रहता है। तो पैर में सूजन की कई वजह होती हैं जिसको रूल आउट कर लेना चाहिए। और साथ में ये सूजन कई तरह वजह से, हार्ट के प्रॉब्लम से भी हो सकता है, किडनी की समस्या से भी हो सकता है, थायराइड से भी होता है कॉमनली, और कई बार दवाओं की वजह से होती है, बीपी वाली दवाएं जैसे अम्लोडिपिन वगैरह, उससे भी होता है। तो एक प्रॉपर चिकित्सीय सलाह से ही इसको हम लोग रूल आउट कर सकते हैं कि किस वजह से सूजन हो रही है। बिल्कुल। जी हाँ, ये हार्ट फेलियर का भी साइन हो सकता है। कई बार प्रोटीन लीकेज होता है तो उसमें पैरों में सूजन आ जाती है, या पूरा शरीर में भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो सूजन हो सकती है। जी, तो सवाल आपके जवाब एक्सपर्ट के में, आइए आज जान लेते हैं 5वां सवाल क्या है। हेलो डॉक्टर, मेरा आपसे सवाल है कि मुझे सांस लेने में कभी कभी तकलीफ होती है, बीपी भी काफ़ी ऊपर नीचे रहता है, और मेरे बाएं हाथ में दर्द रहता है। तो क्या ये हार्ट से जुड़ी हुई समस्या है? आपकी एज क्या है? इनकी एज तो हमें नहीं पता है सर। जी हाँ, डिफरेंट एज ग्रुप है। अगर यंग हैं
45 साल की कम है तो हृदय रोग की समस्या के कम चांस हैं, नहीं हार्ट की समस्या नहीं। लेकिन अगर सांस फूलती है इनकी तो ईसीजी, इको, एक्सरे वगैरह ज़रूर होनी चाहिए और उसके हिसाब से फिर दवाएं वगैरह चलेंगी। जी सर, एक और बड़ा सवाल है कि हम अगर अक्सर डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ बात होती है गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल की। क्या है ये गुड कोलेस्ट्रॉल और बैड कोलेस्ट्रॉल? जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल होता है बेसिकली उसमें HDL होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और एक होता है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और ट्राइग्लिसराइड्स होता है। तो HDL जो होता है ये उसको बोलते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल। वो पेरिफेरल टिश्यू से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन से रोकता है, वहाँ से कोलेस्ट्रॉल को पिक करके लीवर में लाके उसको डिस्पोज करता है। तो अगर HDL ज़्यादा रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, दैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। जी सर, यहाँ हम आपको रोकना चाहेंगे क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। जीवन शैली में क्या कुछ बदलाव कर सकते हैं? 30 सेकेंड्स में हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। जी हाँ, जी हृदय रोग की समस्या हो काफ़ी हद तक जीवन शैली से जुड़ा हुआ है, तो हमें जीवन शैली में पॉजिटिव चेंजेस लाके इसके खतरों से हम लोग बच सकते हैं। जैसे हम अपना डाइट जो है उसको बैलेंस रखें, डाइट में वेजिटेरियन डाइट लें, होल ग्रेन बेस्ड रिफाइंड चीज़ों का प्रयोग कम करें, सेचुरेटेड फैट डालडा वगैरह का, पाम ऑयल इस सब का ना करें, और पॉलीअनसैचुरेटेड पूफा और जैसे वेजिटेबल्स ऑयल्स है उसका सेवन करें, नट्स की प्रचुर मात्रा में लें, अखरोट, बादाम, पिस्ता, और फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रचुर मात्रा में लें, अंकुरित अनाज लें, डीप फ्राइड चीज़ें ना खाएं, तंबाकू और किसी भी तरह का सेवन अल्कोहल से बचें, डेली एक्सरसाइज करें, अपनी दवाएं ठीक ढंग से, अगर डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की समस्या है तो दवाएं लें, रेगुलर वर्क करें। जी बिल्कुल सर। सर आप कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के हेलो डॉक्टर में बस इतना ही। आपको बता दूं कि अगर आपका इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लीजिए। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। तो अगली बार एक और नई समस्या के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।